हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में। आज है 25 जून और आप देख रहे हैं डिजिटल सर जी। आज हम 25 जून से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है के संगीतकार और गायक का नाम क्या है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहित चौहान, ऑप्शन बी है ए आर रहमान, ऑप्शन सी है सलीम अली और ऑप्शन डी है गुलजार। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहित चौहान। आइए क्वेश्चन को डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी अपने राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है सिंगर और कंपोजर मोहित चौहान और इन्होंने ही ये ओलंपिक में जो थीम सॉन्ग है ऑफिशियल उसे कंपोज भी किया है और गाया भी है। आइए आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। मतलब ये जो सॉन्ग इन्होंने कंपोज किया है लक्ष्य तेरा सामने है, ये टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए थीम सॉन्ग है। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has elected as the new Prime Minister of Armenia? निम्नलिखित में से आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोचारियान, ऑप्शन बी है निकोन पासियान, ऑप्शन सी है जॉन ग्रिमसन और ऑप्शन डी है उहरू केन्याट। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, निकोल पासिनियान। क्लियर है? आइए आगे डिटेल्स में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है निकोल पैसिनियान और इन्हें ही अभी आर्मेनिया का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। आइए एक कंट्री का नाम आया है उसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ वर्ल्ड मैप ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ छोटा सा ग्रीन कलर का एरिया जो देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ जूम करके भी दिया हुआ है। तो ये है कंट्री आर्मेनिया और यहाँ ये जो फ्लैग देख पा रहे हैं ये आर्मेनिया का फ्लैग है। ऊपर में रेड है, बीच में ब्लू है और सबसे नीचे बॉटम पे येलो कलर का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आर्मेनिया के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो है अरमेन सार्क्स्यान। क्लियर है? और आर्मेनिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है येरेवन और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी, वो है ड्रेन। यहां तक क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड अ स्कीम आशीर्वाद फॉर द एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फेन्स? निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आइए एक स्टेट का नाम आया है, इसे डिटेल्स में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं और ये जो रेड कलर का पूरा एरिया है ये है स्टेट उड़ीसा। और आइए इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को और इसका जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ जिलों की कुल संख्या है 30 और यहाँ विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 147 और राज्यसभा जो सीट है वो है 10 सीट और यहाँ लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 21। क्लियर है? और यहाँ जो आप अभी अपने लेफ्ट साइड में नीचे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है उड़ीसा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रघुराम राजन वाज नेम्ड एज अ 5-member इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए रघुराम राजन को 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नामित किया गया है? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आइए एक स्टेट का नाम आया है, इसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे ये जो रेड कलर का एरिया है ये है स्टेट तमिलनाडु। और आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और इसका जो कैपिटल है, राजधानी, वो है चेन्नई। और यहाँ जिलों की कुल संख्या है 38, 38, और यहाँ पे विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 234, और यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 18, और लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 39। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। यहाँ नीचे जो अपने लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। और अपने राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है बनवारी लाल पुरोहित, जो कि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे के डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड, अभी तमिलनाडु सरकार ने रघुराम जी राजन को 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में जो नामित किया, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए उससे देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्लो और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है। परिषद के अन्य सदस्य पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और अर्थशास्त्री जयाद्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has recently launched the Agriculture Diversification Scheme 2021 with the aim of making agriculture sustainable and profitable in the tribal areas of the state. निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आइए एक स्टेट का नाम आया है और ये जो स्कीम आया है इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अभी एक स्टेट का नाम आया था गुजरात, तो आइए सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे जैसा कि ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का एरिया देख पा रहे हैं, ये है स्टेट गुजरात। और आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को, और इसका जो कैपिटल है, राजधानी, वो है गांधीनगर में। और यहाँ जिलों की कुल संख्या है 33, और यहाँ विधानसभा सीटों की कुल संख्या 182, और यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 26। यहाँ तक क्लियर है? आइए यहाँ देखते हैं। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, ये है विजय रूपानी, जो कि गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ अपने राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है गुजरात के वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे के डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, गुजरात सरकार द्वारा ये जो स्कीम लाया गया, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021, इसके बारे में कुछ जानकारी है, आइए उसे देखते हैं। कृषि विविधीकरण योजना 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। यहां तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। राज्य सरकार आदिवासी किसानों को लगभग 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता वितरित करेगी, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम एनपीके और 50 किलोग्राम अमोनिया सल्फेट भी शामिल होगा। गुजरात सरकार पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत 10 लाख आदिवासी किसानों को पहले ही 250 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर चुकी है। यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज बीन प्लांटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया में पहली बार अनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर है वो है असम। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक स्टेट का नाम आया था असम। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे ये इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो पूर्वोत्तर साइड में ये जो रेड कलर का एरिया है,
पूरा ये स्टेट असम है। आइए देखते हैं असम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और यहाँ जिलों की कुल संख्या है 33, और यहाँ विधानसभा सीटों की कुल संख्या है, टोटल लेजिस्लेचर है 126, और यहाँ राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 7, और यहाँ पे लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 14। क्लियर है। और यहाँ अपने लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है असम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, और अपने राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है असम के वर्तमान गवर्नर जगदीश मुखी। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड वन प्लस। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुरेश रैना, ऑप्शन बी है शिखर धवन, ऑप्शन सी है जसप्रीत बुमराह, और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह, जिसे अभी वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वन प्लस किस देश की कंपनी है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एग्रीमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और निम्नलिखित में से किस बैंक ने गैर जीवन बीमा समाधान के वितरण के लिए एक कॉर्पोरेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, और ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में अभी एक बैंक का नाम आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं वी विद्यानाथन। क्लियर है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2015 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टैगलाइन है वो है ऑलवेज यू फर्स्ट। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस दैट इनेबल्स इट्स कस्टमर्स टू सेंड मनी और मेक पेमेंट टू एनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट अक्रॉस ऑल पेमेंट एप्स सिंपली बाय द बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है जो अपने ग्राहकों को केवल लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने के लिए सक्षम बनाती है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई, और ऑप्शन डी है पीएनबी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन में एक बैंक का नाम आया था कोटक महिंद्रा बैंक। आइए इसे डिटेल से देखते हैं। यहाँ जो आप अभी लोगो देख पा रहे हैं ये है कोटक महिंद्रा बैंक का लोगो, और वर्तमान में जो कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन है वो है प्रकाश आप्टे, और इसके जो वर्तमान एमडी और सीईओ हैं वो है उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था फरवरी 2003 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मूडीज रिवाइजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू व्हाट परसेंटेज। हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10.1%, ऑप्शन बी है 9.6%, ऑप्शन सी है 7.6%, और ऑप्शन डी है 8.5%। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9.6%। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में अभी मूडीज का नाम आया था। मूडीज का फाउंडेशन हुआ था 1909 में, इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे जॉन मूडी। क्लियर है यहां तक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। आइए देखते हैं यहाँ मूडीज कॉर्पोरेशन, जिसे अक्सर मूडीज के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है। मूडीज की स्थापना जॉन मूडी ने 1909 में स्टॉक और बॉन्ड रेटिंग से संबंधित आंकड़ों के मैनुअल तैयार करने के लिए किया था। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द इनॉग्यूरल एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है हेनरी वेलकम, ऑप्शन सी है जमशेदजी टाटा और ऑप्शन डी है हावर्ड हॉब्स। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदजी टाटा। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं अपने राइट साइड में, ये है जमशेदजी टाटा। आइए इनके बारे में जानते हैं। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 में हुआ था और इनका निधन 19 मई 1904 में हुआ था, एक भारतीय अग्रणी उद्योगपति थे जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह की स्थापना की और उन्होंने ही जमशेदपुर शहर की स्थापना की। यहां तक क्लियर है? आइए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। यह पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेदजी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हुरून रिसर्च और एडिलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में वह एकमात्र भारतीय हैं और शीर्ष पर भी यही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर विल स्मिथ हु रिवील्ड द टाइटल एंड कवर ऑफ हिज अपकमिंग ऑटोबायोग्राफी विल स्मिथ इज co-writing the book with the following author। अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का खुलासा किया है, स्मिथ निम्नलिखित में से किसके साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुब्रतो बनर्जी, ऑप्शन बी है शोभा मंडल, ऑप्शन सी है थॉमस रिचर्डसन और ऑप्शन डी है मार्क मैनसन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, मार्क मैनसन। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है विल स्मिथ जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने ही अपनी आगामी आत्मकथा विल के टाइटल और कवर का खुलासा किया है। और यहाँ ये जो अपने लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ये है मार्क मैनसन जो कि इस पुस्तक के ऑथर हैं और ये विल के साथ इस पुस्तक को लिखने में मदद कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। यह पुस्तक उन्हें एक अभिनेता और रैपर के रूप में सुपर स्टारडम में प्रवेश करने के लिए वेस्ट फिलाडेल्फिया में उठाए जाने के बारे में बताएगी। वह 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए और उन्होंने 4 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली अनवील्ड कृष्णा सक्सेना's बुक माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कृष्णा सक्सेना की पुस्तक माई जॉय एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है, संसदीय क्षेत्र है, वो है चांदनी चौक। और इन्होंने ही अभी इनकी पुस्तक, जैसा कि आप अभी अपने लेफ्ट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है कृष्णा सक्सेना और इन्हीं की पुस्तक माई जॉयज एंड सोरो एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड की जो पुस्तक है उसका अनावरण किया है। क्लियर है? आइए ये जो पुस्तक है उसके बारे में कुछ चीजें हैं उसे देखते हैं। यह पुस्तक सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है जिनमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी शामिल हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, न केवल इसलिए कि उनमें से कुछ में सार्वजनिक व्यक्तित्व है बल्कि इसलिए भी कि यह उस समय के घरेलू और साथ ही पेशेवर संदर्भ का वर्णन करती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉन रिकॉग्निशन एज इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स अमंग नेशन बिल्डर्स 2021। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राष्ट्र निर्माताओं के बीच 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त की? आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एचपीसीएल, ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ऑप्शन सी है गेल और ऑप्शन डी है सेल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी, जो कि एक महारत्न कंपनी है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? इसके जो वर्तमान सीएमडी है वो है गुरदीप सिंह, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर 1975 को, 7 नवंबर 1975 को, और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। क्लियर है? आइए देखते हैं एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारत सरकार का बिजली बोर्ड है जो बिजली उत्पादन और संबंध गतिविधियों में व्यवसाय में लगा हुआ है, जो बिजली उत्पादन और संबंध गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु बिकम द प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल गेम ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है काइल जेमिसन, ऑप्शन बी है ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन सी है केन विलियमसन, और ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काइल जेमिसन। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह है काइल जेमिसन, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, और इन्हें ही अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। आइए ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल्स है उसे देखते हैं। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी, जिसका फाइनल 2021 में खेला गया। परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें, पहला न्यूजीलैंड, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया था। अगली टेस्ट चैंपियनशिप जो होगी वो होगी 2021 से 2023 के बीच में। क्लियर है? आइए ये जो अभी फाइनल मैच हुआ उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स उसे देखते हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती। तो यहाँ पे जो विनर टीम है वो है न्यूजीलैंड। क्लियर है? और फाइनल किन किन के बीच खेला गया? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। आइए आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। क्लियर है? मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। मैच में बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर 6 दिन का खेल रखा गया। मतलब टेस्ट मैच जो होता है वो अक्सर 5 दिन का होता है, लेकिन जो मैच के दौरान वर्षा के कारण 1 दिन का अतिरिक्त समय लिया गया। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, और केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। क्लियर है यहां तक? तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए मिलते हैं हमारे 26 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।